हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर्स लेन। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज इंडक्टर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है और रेजिस्टेंस किस तरीके से बिहेव करता है, रेजिस्टेंस कितने टाइप्स का होता है और रेजिस्टेंस को हम चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहली वीडियोस में भी बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक बेस होता है, राइट। हर चीज का एक बेस होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप मान के चलिए जो भी बेसिक है वो उसका बेस है हमारा 3 एलिमेंट्स। वो क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वीडियो रेजिस्टेंस वाली नहीं देखी है वो पहले आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ठीक है, आपने वो जब टॉपिक वो कवर कर ले तभी आप इस पर आएंगे, ठीक है। तो जब आप वो टॉपिक कवर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इंडक्टर में आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, है ना। यानी कि इंडक्टर आखिर है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे डिनोट करते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या सीखेंगे। पहले इंडक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंडक्टर कैसे काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे डिनोट करते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है या फिर कॉम्बिनेशन सर्किट में कनेक्टेड है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंडक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इंडक्टर इज एन एलिमेंट। इंडक्टर क्या है? एक एलिमेंट है which stores energy, which what stores energy। यानी कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। यानी कि इंडक्टर जो होता है उसका काम क्या है? ये एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक की फॉर्म में। ओके, इट हैज अ प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, राइट। तो इंडक्टर तो अब आपको पता चल गया कि इट इज एन एलिमेंट विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस है ना, इट इज द प्रॉपर्टी। इंडक्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी? मटेरियल की, ऑफ मटेरियल, ठीक है। इंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लो। यानी कि जो अपोज करता है, क्या अपोज करता है? चेंज ऑफ करंट फ्लो। यानी कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको ये अपोज करता है, राइट। अब देखो, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैम हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा और हम इंडक्टर भी पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस में भी आपने ये बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोज करता है करंट फ्लो को, और आप यहाँ पे भी ये कह रहे हो कि जो इंडक्टर होता है वो करंट फ्लो को अपोज करता है। तो ये क्या है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा है ना। तो देखो, जो सबसे पहली बात आप ध्यान से समझो कि जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, क्योंकि काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, पूरे करंट फ्लो को अपोज कर रहा है, राइट। लेकिन इंडक्टर क्या करता है? चेंज ऑफ, जो करंट फ्लो में चेंज आ रहा है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्योंकि ऐसे आपको नहीं आइडिया लगेगा, राइट। एग्जांपल लेते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर में क्या होता है, जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जैसे कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया
या फिर कभी वोल्टेज बहुत कम हो गया है ना, उसमें करंट फ्लो ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, हमारी लाइटिंग में जो हमारा सर्किट है पूरे घर का उसमें करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए, यानी कि उसको जो अगर कम हुआ है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या फिर अगर बढ़ा हुआ है करंट तो उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए हम इंडक्टर का यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारा इंडक्टर होता है, इसका काम यही होता है कि ये स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक की फॉर्म में, राइट। तो अभी आपको मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। और एक और मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हम इसको बोलते तो इंडक्टर है, लेकिन मैम हम इसको एल से क्यों डिनोट करते हैं, राइट। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम इसको एल से क्यों डिनोट करते हैं जबकि हम इसको इंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि मैम जैसे रेजिस्टेंस को तो हम आर से ही डिनोट करते हैं, है ना, कैपेसिटर को हम सी से ही डिनोट करते हैं, तो फिर इंडक्टर को एल से क्यों डिनोट करते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, रजिस्टर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या है, ओम। तो हमने इसकी यूनिट ओम क्यों दी, आर ही क्यों नहीं रखी, क्योंकि इसके साइंटिस्ट के नाम पर, मैंने आपको बताया भी है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ये ओम रखा गया है, इसका ठीक है, यूनिट रखा गया है, राइट। तो अभी देखो इंडक्टर का भी सेम चीज है, इंडक्टर के जो साइंटिस्ट थे, मतलब जिन्होंने इंडक्टर को इन्वेंट किया था, उनका नाम था हेनरिच लेंज, राइट। अब देखो लेंज से बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि लेंज लॉ हमने पढ़ा था, राइट। तो हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेंज लॉ उन्होंने ही दिया था, ओके। हेनरिच लेंज ने ही लेंज लॉ दिया था, लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम इंडक्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक इंडक्टर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग ना पावर सिस्टम पे गए हैं, ना ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी किसी भी सब्जेक्ट में हमने एंटर नहीं किया है। तो हम अभी यहीं तक आपको बताएंगे कि इंडक्टर एक्चुअल में क्या है और उसका बेसिक क्या है, राइट। आगे आगे जब मैं आपको और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो लेंज लॉ और आपके फेराडे लॉ और आपके बहुत सारे लॉज हैं, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब भी मैं आपको पूरे अच्छे से कवर अप करूंगी, ओके। तो मुझे लगता है अभी यहाँ तक क्लियर है कि हमने इसको एल से क्यों डिनोट किया, राइट। और जो इसका यूनिट होता है, एल का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। अब आप ये देखो कि जो हेनरी जो इसकी यूनिट है, इसके भी पीछे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी यूनिट दी थी, उनका नाम था जोसेफ हेनरी, ओके। तो उनके नाम पे ये हेनरी इसकी यूनिट पड़ी, राइट। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसा ही क्यों होता है और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, और उसके पीछे मतलब जो इंडक्टर का सिंबल है उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। तो चलिए, ओके, नाउ वी टेक अ कंडक्टर, ठीक है। अभी हम कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं कि एक कंडक्टर है, राइट, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है, और रेजिस्टेंस और इन सब का ओम्स लॉ वगैरह मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है। तो अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी हैं और आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बी श्योर कि पहले आप वो वीडियोस देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते चले जाएंगे और आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि ये वाली वीडियो देख के फिर मैं प्रीवियस वीडियो देखूंगा या देखूंगी, तो बेटा आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपके कंसेप्ट भी बिल्कुल मिसमैच हो जाएंगे, ओके। तो पहले आप बेसिक क्लियर करो, उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो ड्यू टू दिस करंट, इस करंट की वजह से इस कंडक्टर में कर्ल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? कर्ल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इनको हम फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं, फ्लक्स लाइंस। अब देखो, ये जो करंट है ये क्या है? करंट फ्लोइंग in the inductor, sorry, in the conductor, this is conductor, right? In the conductor, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जनरेट होने लग जाता है, इसको हम फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो वायर है, मतलब ये जो कंडक्टर है ये एकदम स्ट्रेट है, राइट? इसके हालांकि हम इसमें जब करंट को फ्लो करवाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि जब हम इस इंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक होगी। क्या होगी? बहुत ही वीक होगी। ठीक है, ये मतलब ये साइंटिस्ट ने बहुत टेस्ट करने के बाद ये सब पता लगाया था। तो हमें अभी कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पे जब हम स्ट्रेट वायर में, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होती है, लेकिन वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि भले ही ये वीक तो है, लेकिन इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इंडक्टेंस भी जनरेट हो रहा है, इंडक्टर की तरह भी ये काम कर रहा है, इसमें इंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे लिंक्ड अप है, तो यहाँ पे भी भले ही मैग्नेटिक फील्ड वीक तो है, लेकिन यहाँ पे भी इंडक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया जा सकता है, राइट? लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकें, है ना, अगर हम ऐसा कर सकें कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारे इंडक्टर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। फिर तो उस वायर में हमारा इंडक्टर बहुत अच्छे से, मतलब जो हमारा इंडक्टेंस है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करेगा, राइट? इस वजह से हम इस वायर को स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा कर्ल में रखते हैं, राउंडेड, राइट? अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, यहाँ पे हुई, अब इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ओके, एंड विद अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है ना? तो अब जब यहाँ पे अच्छे अमाउंट में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रही है तो हमारा इंडक्टेंस भी बहुत अच्छे अमाउंट में होगा, राइट? तो इसीलिए हम इंडक्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर, दिस, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा, बल्कि आप इसे 12th में भी पढ़ते हो, ये कंसेप्ट तो आपके 12th स्टैंडर्ड में ही आ जाता है, बट इट्स ओके अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है। कुछ आईटीआई वाले बच्चे होते हैं जो 10th के बाद ही आईटीआई करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके? तो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका जो वायर है उसमें इंडक्टर बहुत अच्छे से काम करेगा और इंडक्टर की प्रॉपर्टीज उसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में होंगी, राइट? तो अभी मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ओके? इसको देखो, ये हमारी ट्विस्टेड फॉर्म है कंडक्टर की, राइट? तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? द ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इंडक्टर।
ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और देखो ये जो हम यहाँ पे आप जानते होंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो कुछ फ्लक्स भी वहां पे रहता है, करंट भी रहता है, फ्लक्स भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, राइट। तो ये क्या है हमारा फ्लक्स लिंक्स विद कर्ल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है, किसके साथ लिंक कर रहा है, विद कर्ल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्लक्स इज लिंकिंग विद कर्ल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको बोर्ड पे देखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बोल रही हूं, आप नोट डाउन करते जाना, ओके, अपनी नोटबुक में, राइट। अभी ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम यहां से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये क्या है हमारा फ्लक्स इज लिंकिंग विद कर्ल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होगा, है ना, वो लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अभी हमारा फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, फ्लक्स लिंकेज is equal to n into phi। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, and this phi is flux, राइट। तो हमारे फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या होता है, n phi, और n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, जहां पे phi फ्लक्स को कहते हैं, यानी कि फ्लक्स जो हमारा होता है उसको हम phi से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाने पे आपके बहुत सारे फॉर्मूला जैसे आते हैं। अभी तो हम नेटवर्क थ्योरी का मतलब बेसिक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप मशीन्स में जाते हो या फिर आप पावर सिस्टम में जाते हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट में जाते हो जो कि कोर सब्जेक्ट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, तो वहां पे फ्लक्स और ये नंबर ऑफ टर्न्स ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फाई को हम फ्लक्स को हम फाई से डिनोट फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एन फाई, ये हम जानते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई मीन्स करंट, एन फाई मीन्स फ्लक्स लिंकेज। ओके, तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। अब देखो, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा फाई भी, जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। तो हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, विल बी इंक्रीज। नाउ अभी मुझे आपको एक चीज और बतानी कि जो हमारा फ्लक्स है उसको हमने फाई से डिनोट तो किया, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, मे बी आपको पता हो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वेबर। ओके, इसका यूनिट होता है वेबर, जिसको हम WB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, WB से। ओके, तो ये हमारा अभी ये जो इतना कॉन्सेप्ट है ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो, जो भी चीजों में आपको डाउट लग रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालें, ठीक है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है या फिर मौका लगता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके, और काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई पढ़ रहा है, कोई पूछ रहा है, राइट। तो अगर भी आपको यहाँ तक में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन डाउन, ओके। अब देखो, यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ओके, तो इसको हम हटाएंगे तो है ही, है ना। किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज n phi is equals to Li। L is constant here, ओके। तो L, जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, तो यहाँ पे L हमारा कांस्टेंट आया, ओके। तो हमें इंडक्टर ही तो चाहिए। अब हम इंडक्टर को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, L इज इक्वल्स टू n phi बाय I, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा इंडक्टर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू N∅/I, ठीक है ना। अब देखो, जब आपसे कोई पूछे कि लीनियर प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, तब आप बहुत ध्यान से ये वाला कंसेप्ट समझेंगे कि आप जब लीनियर की बात करते हैं तो आप कैसे करते हैं, और जब आप नॉन लीनियर की बात करते हैं तो आप कैसे करते हैं। ओके, आगे जाके आपको ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, तो नॉन लीनियर और लीनियर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती है जो मैं आपको कैपेसिटर के बाद लिखवाऊंगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, यूनिलेटरल, बायोलेटरल, ऐसे बहुत सारे, एक्टिव, पैसिव, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो मैं आपको वहां पे भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप कंसेप्ट समझो पहले कि लीनियर कब होता है कोई एलिमेंट और नॉन लीनियर कब होता है, राइट। तो अब देखो, जो आपकी एल है, यानी कि जो आपका इंडक्टर है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे और आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ आई पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आप कभी ये बोलोगे कि ये सिर्फ फाई पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, मैम व्हाट शुड वी से, लाइक किस पे डिपेंड कर रहा है फिर इंडक्टर। तो देखो, यहां पे इंडक्टर फाई और आई के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, राइट। दोनों रेशियो में है ना। तो ये जो हमारे इंडक्टर है वो फाई और आई के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर हम कभी लीनियर इंडक्टर की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन the ratio of phi to r, ओके। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेशियो पे डिपेंड कर रहा है फाई और आई के, ओके। अब जब आप कभी ये चीज बोलेंगे कि इंडक्टर इज ओनली डिपेंडिंग ऑन आई और ओनली डिपेंडिंग ऑन फाई, तो वो कौन सी आपकी प्रॉपर्टी होगी, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया। तो ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी होती है, जब आपका जो भी एलिमेंट है वो दोनों क्वांटिटीज पे इक्वली डिपेंड कर रहा है या फिर इक्वली उसको आप डिपेंडेंसी दे रहे हो, तो वो लीनियरली आपका ग्राफ देगा और लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। लेकिन जब आप किसी एक भी क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज कर दो या फिर एक ही क्वांटिटी पे उसको डिपेंड कर रहे हो या फिर एक ही क्वांटिटी से उसको मेजर कर रहे हो, तो वो नॉन लीनियर बन जाता है। समझ में आया ना। अब देखो, जो हमारा इंडक्टर है उसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या थी, फ्लक्स लिंकेज की यूनिट क्या थी, वेबर, ओके। तो वेबर अपॉन आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, राइट। ये करंट है ना, एम्पियर। लेकिन इसकी ओवरऑल यूनिट क्या है, हेनरी। अभी मैंने आपको बताया कि जोसेफ हेनरी के नाम पे इसको डिनोट किया गया था, इसलिए इसको हेनरी का यूनिट इसकी हेनरी होती है। समझ में आया। आई थिंक आपको यहां तक बिल्कुल वेल क्लियर होगा ये चीज, ये कंसेप्ट, ओके। तो अभी ये पूरा बेसिक था आपका, इंडक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इंडक्टेंस क्या है, और इंडक्टर के जो बेसिक फॉर्मूलाज और उनकी जो बेसिक क्वांटिटीज होती है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आगे जब आप पढ़ेंगे तब आप लॉज वगैरह पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके किरचॉफ लॉ हो गए, 2 किरचॉफ लॉ होते हैं, आपको पता ही होगा, केवीएल केसीएल जिसको आप बोलते हो, है ना। लेंज लॉ हो गया आपका, और फेराडेज लॉ हो गया, और बहुत सारे लॉज एंड मतलब रूल्स होते हैं। तो यहाँ तक अभी हम ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आए, या फिर देखो कभी भी इंटरव्यू में आपसे बहुत हार्डकोर क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंपनीज पूछते हैं। इवन जो बहुत अच्छी लेवल की कंपनीज होती हैं, पीएसयूज होते हैं, या कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो कि अच्छा लेवल मेंटेन करती है, वो आपसे कभी भी बहुत ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे बेसिक्स पूछते हैं। और जब आपके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर ना हो तब वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि वो हमसे ये चीज पूछ लेंगे, मशीन से पूछ लेंगे, इतना बड़ा बड़ा सब पूछ लेंगे, मोटर, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या आप लोग पढ़ के जाते हो, लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो। और वो यहीं पे आपको टेस्ट करते हैं, है ना, कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं और आपका बेसिक कितना ज्यादा क्लियर है।
राइट। तो आप ये चीज पढ़ना बहुत अच्छे से। और अभी हम लोग देखेंगे कि आप इंडक्टर को सीरीज में कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो या कॉम्बिनेशन सर्किट में कनेक्टेड हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन सर्किट। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीरीज सर्किट की। ठीक है, देखें सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन सर्किट में पहले भी रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, और वहां पे मैंने बहुत बेसिक से बताया है, आपको पूरा 1 to 1 समझाया है। एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाया है कि जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐसे ही क्यों जुड़े हैं, ऐसे ही अलाइनमेंट में क्यों जुड़े हैं, और पैरेलल में जिस अलाइनमेंट में जुड़े हैं वैसे ही क्यों जुड़े हैं। ठीक है, वहां पे मैंने एक एक आपको पॉइंट समझाया है, क्लैरिटी दी है। तो अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी है तो मैं आपको मेक श्योर करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से उतना डीप नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ पे समझ लो। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पहले से थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर नहीं, डाउट आता है थोड़ा बहुत भी, वैसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ लो। ठीक है, तो देखो सीरीज सर्किट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज सर्किट में जो हमारे इंडक्टर होते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर मैंने आपको बताया ना, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम काम होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, राइट। लेकिन जो आपका सीरीज और पैरेलल और कॉम्बिनेशनल सर्किट का कैलकुलेशन है या फिर अलाइनमेंट है या जो भी चीज है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, और जो इसको हम डिनोट करते हैं वो चेंज हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सीरीज सर्किट। ठीक है, सबसे पहले सीरीज में कैसे जुड़े होते हैं, 1 by 1, ये एक जुड़ा, इसी के साथ दूसरा जुड़ेगा, राइट। देन थर्ड वन, देन हियर लेट्स टेक वन मोर इंडक्टर हियर। ओके, L1, L2, L2, L3, L4, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अभी हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो L इक्विवेलेंट, हम हमेशा जो भी हम टोटल निकालना है हमें जिस भी चीज का, हम उसको L इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट से हम उसको डिनोट करते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है पूरा का पूरा जो आपका फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो देखो जो हमारा L इक्विवेलेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सर्किट की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, दिस इज योर सीरीज सर्किट कैलकुलेशन। ओके, ऐसे ही आपका पैरेलल होता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस में था पैरेलल सर्किट। ओके, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, दिस इज योर इंडक्टर 1, दिस इज योर इंडक्टर 2, this is your inductor 3 and this is your inductor 4. L1, L2, L3, L4, right? जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो नहीं देखी है और उनके लिए कंसेप्ट नया है, तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ। वैसे तो आप रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखोगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि देखो जो करंट का पाथ होता है वो डिसाइड करता है कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। अब वो कैसे करेगा, यहाँ पे आपका करंट है, ठीक है, आई है, करंट आई है, ठीक है। अब देखो करंट आई इसमें गया, कहीं पे डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ है ना, सीधे सीधे करंट यहाँ तक वापस आ गया। ओके,
करंट ने अपना जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी डिस्टरबेंस, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या फर्क है, यहां से करंट चला, उसको यहाँ पे 2 पॉइंट मिले ना, तो उसने क्या किया, हाफ ये यहाँ पे चला गया एंड हाफ ये यहाँ पे चला गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हाफ हाफ ही जाए, ओके। अगर यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है तो इट विल बी डिफरेंट, ओके ना। फिर यहाँ पे क्या, अब इसने देखा यहाँ पे 2 रास्ते और हैं, तो इसने कहा चलो भाई यहाँ भी चलते हैं और यहाँ भी चलते हैं। तो ये क्या है, करंट डिवाइड हो रही है। तो जहां पे करंट डिवाइड होती है वो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, और जहां पे करंट एक साथ पूरा सर्किट को रीच कर जाता है वो हमारा सीरीज सर्किट होता है, राइट। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 प्लस 1 बाय L4। ऐसे हमने रेजिस्टेंस में किया था, ऐसे हमने इंडक्टर में किया है, ठीक है। अभी आप ये बेसिक समझो, तभी आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके आगे आने वाले जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि अभी तो आप सिंगल कर रहे हो, मतलब आपने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ किया, यहाँ पे इंडक्टर का इंडक्टर के साथ, अभी कैपेसिटर भी आएगा तो कैपेसिटर के साथ करोगे। लेकिन जब आपके कॉम्बिनेशन सर्किट्स आते हैं, जैसे RL, LC, RLC, रेजोनेंट सर्किट, ये सब जब आपके सर्किट आते हैं तब आपको बहुत ज्यादा डाउट आता है कि अब हम क्या करें, कहाँ पे L ओपन होना है, कहाँ पे C ओपन होना है, कहाँ पे L क्लोज होना है, कहाँ पे C क्लोज होना है ना। तो वो वास्ट नॉलेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे उस पर बढ़ेंगे, अभी हमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं जाना है किसी भी टॉपिक पे। तो अभी पहले हम इसको ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने रेजिस्टेंस की 2 क्वेश्चन सीरीज बनाई है, और अभी मैं इंडक्टर की भी 2 क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगी, ताकि आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी देखो, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का कंबाइन होना, मिलना, है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज मिल रही है, सीरीज पैरेलल, दोनों सर्किट को मिला के जो सर्किट बनता है वो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक कॉम्बिनेशन सर्किट हम ले लेते हैं, इजी सर्किट ले रही हूं, लेकिन आप लोग अच्छे से उसको, थोड़े हार्ड सर्किट आप ट्राई करें अपने आप से, ठीक है, किसी बुक से, अपने आप से या कहीं से, और उसको या तो खुद से इवेलुएट करें या फिर मुझे फोटो खींच के आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इनको सॉल्व करके या फिर आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव करके, कुछ अच्छा काम करके मुझे सेंड करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एक टीचर यही तो चाहता है ना कि उसका स्टूडेंट जो हो वो अच्छे से काम करे, जो वो उसको समझाए उसको समझ में आए, और जो वो मतलब टीचर जो काम दे रहा है स्टूडेंट उससे भी ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स लगा के उस काम को और भी बेहतर करके, बल्कि उससे एडवांस करके दे, है ना। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखो, कभी भी आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है तो आप उसको उस एंड से सॉल्व करेंगे जहां से आपको इजी लगता है, राइट। अब आप यहां से जाओगे तो आप बहुत हौच पौच हो जाओगे, तो हम ये वाला एंड चूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। हम क्या चूज करते हैं, ये वाला एंड चूज करते हैं, राइट। तो चलो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रही, बट यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, राइट। तो ये वाले जो 2 सर्किट्स हैं ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो लेट सपोज उसको हमने LA मान लिया, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, LA हमने उसको मान लिया। तो L7 और L8 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1 है 1 अपॉन L7 प्लस 1 अपॉन L8।
यहाँ तक समझ में आया? अभी आगे चलते हैं। आप इमेजिन करिए कि ये जो L7 और L8 है, जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये एक हो गए। एक होने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? राइट, ये L5, L6 एंड LA है ना। अब क्या हुआ, देखो हमारा सर्किट जो है वो रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, है ना। हमने इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि एक ब्रांच को हमने इसकी सॉल्व कर लिया। तो L1, L2, L3, L4, L5, L6, LA कैलकुलेट किया था ना LA यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन इस वाले पूरे सर्किट में क्या करंट डिवाइड हो रही है? पूरे सर्किट में बताओ करंट डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है ना। पूरे सर्किट में करंट एक जैसी फ्लो हो रही है। तो ये कौन सा सर्किट है? ये सीरीज सर्किट है ना। तो अब हम इसको सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। लेट सपोज इसको हम LB मान लेते हैं, जो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टर है उसको हम LB मान लेते हैं, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? LB इज इक्वल्स टू L5 प्लस L6 प्लस LA। समझ में आया? तो ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए ये जब तीनों एक हो गए, जब इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया तो ये पूरा एक हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये पूरा वन पोर्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज LB, है ना। अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये पूरा सर्किट क्या हो गया? एक हो गया। फिर से रिड्यूस हो गया ना सर्किट हमारा। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B। ओके, L1, L2, L3, L4, LB। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रही है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड। तो ये दोनों किस में आए? पैरेलल में। तो अभी हम LC मानेंगे। 1/LC इज इक्वल टू 1/L4 प्लस 1/LB। समझ में आया? अब ये दोनों एक हो गए, तो अभी हम यहीं पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये वाला सर्किट मैं उधर ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपका सर्किट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब L3 और LC किस में है? सीरीज में। तो हम यहाँ पे LD ले लेते हैं, क्योंकि हमने LC तो यूज कर लिया। अब हम LD ले लेंगे। LD क्या होगा? L3 प्लस LC। ओके, अब इसको फिर से रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, बहुत ज्यादा इजी। L1, L2 और LD, राइट। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो LD के बाद क्या आता है? LE आएगा, ऑब्वियस है ना। तो LE को देखो, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो जब डिवाइड हो रही है तो पैरेलल में है। LE मतलब पैरेलल में आएगा, राइट। 1/L2 प्लस 1/LD। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो इसके बाद, इस वाले स्टेप के बाद यहां पे सर्किट जो आपका आखिरी सर्किट बचा वो कैसा बचेगा? दिस वन इज योर लास्ट सर्किट, L1 एंड LE। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसके बाद आपका इक्विवेलेंट इंडक्टर आ जाएगा। तो अब देखो L1 और LE किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो हम इससे L इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका L इक्विवेलेंट, ये यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख रही हूँ। ओके, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा? L1 प्लस LE। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट आंसर आपका वो है, ठीक है। इसको इससे मर्ज मत करना,
ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन सर्किट का है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखो समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कोशिश करिए। अगर दोबारा नहीं समझ में आता है तो तीसरी बार भी ट्राई करिए। अगर तीसरी बार आपको ना समझ में आए तब आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन डालिए कमेंट्स में, जितने आपको डाउट्स आ रहे हैं आप क्वेश्चन डालिए कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इवन अगर ऐसा भी हुआ कि मुझे कॉपी पेन यूज करना पड़ा देन आई विल डू ऑल्सो, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इंडक्टर क्या होता है और इंडक्टर का कैसे यूज करते हैं, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो और सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और इंडक्टर के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर कहाँ से डिराइव हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक है, आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस से ही आपको सब कुछ आएगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे, चाहे अभी कितना भी पढ़ लो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, चाहे अभी कितना भी आप कॉपी पेन लेके ट्राई कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो देख के अगर सब कुछ होता तो सब वीडियो देख के ही IAS UPSC ये सब निकाल लेते, है ना। तो होगा किससे? प्रैक्टिस से। जब आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पूरी रखेंगे, जब आप बेसिक से लेके एडवांस तो पूरा प्रैक्टिस करते चलेंगे कि आप एडवांस लेवल टॉपिक्स पे जब जा रहे हैं तो आपके बेसिक वाले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, यही आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताना। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं आपका जरूर आपके कमेंट पे फोकस करूंगी और आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते होंगे उस पर वीडियो में जरूर बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।